साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जून 2023 मंथ के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चर्चित स्थलों के बारे में बात करेंगे जो कि भारत से संबंधित हैं और विभिन्न वजहों से ये चर्चा में थे। तो ये आपके करंट अफेयर के दृष्टिकोण से और भारत की मैपिंग के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऊहल नदी जो कि हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तो देखिए ये चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि ऊहल नदी पर स्थित शानन विद्युत परियोजना के स्वामित्व को लेकर के हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच विवाद आरंभ होने की आशंका है। तो ध्यान रखिएगा, जो शानन विद्युत परियोजना है किस नदी पर है, तो ऊहल नदी पर है। और ऊहल नदी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यदि आप हिमाचल प्रदेश को मैप में देखना चाहें तो यहाँ आप मैप में हिमाचल प्रदेश को देख सकते हैं और इसके जो पड़ोसी राज्य हैं उनको भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश है आपका। हिमाचल के में पड़ोसी राज्यों में देखें तो इधर आपका कई सारे प्रदेश लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब से सीमा लगती है, हरियाणा से सीमा लगती है और बहुत थोड़ा सा आपका उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है और फिर इधर उत्तराखंड से, और ये आपका इधर आपका चाइना से भी इसकी सीमा लगी हुई है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा यहाँ पर। अब चलते हैं आगे। तो अगला जो है, एक सेकंड, हाँ, अब अगला जो है वो है सिरी फोर्ट दिल्ली का। तो यहाँ पर क्यों चर्चा में था, सिरी फोर्ट परिसर में मकबरे जैसी संरचना प्राप्त हुई है, इस वजह से यह जून 2023 में चर्चा में आया था। तो सिरी फोर्ट के बारे में थोड़ा सा बात करें तो सिरी फोर्ट या इसे सिरी का किला भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1313 में, कब, 1313 में खिलजी शासक अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण से बचाव के लिए इस किले का निर्माण किया था। ठीक है, किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे बात करते हैं खिड़की मस्जिद। खिड़की मस्जिद भी आपका कहाँ पे है, दिल्ली में है। तो खिड़की मस्जिद के मरम्मत का काम जो है जून 2023 में शुरू किया गया, इस वजह से ये चर्चा में आया। खिड़की मस्जिद के बारे में बात करें तो यह उत्तरी भारत में बंद मस्जिद के केवल 2 उदाहरणों में से एक है। मतलब उत्तर भारत में बंद मस्जिद के केवल 2 उदाहरण है, एक उसमें से आपका दिल्ली का खिड़की मस्जिद है। इसका निर्माण जो है वो 14वीं शताब्दी के तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक के प्रधानमंत्री खान ए जहां के द्वारा करवाया गया था। और इसकी संरचना देखेंगे तो ये चतुष्कोणीय आकार में बनाया गया है और इसकी जो बनावट है, या कह सकते हैं इसके स्थापत्य पे जो प्रभाव है वो इस्लामिक और जो हिंदू परंपरा के जो मंदिर होते हैं उन दोनों का ही इस पर मिश्रित प्रभाव दिखाई पड़ता है। आगे बात करते हैं लोथल की। लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है। तो ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि केंद्र सरकार गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित कर रही है। तो याद रखिएगा, यदि कहीं प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद कहाँ स्थापित की जा रही है, विकसित की जा रही है, तो गुजरात के लोथल में की जा रही है। लोथल का अपना एक ऐतिहासिक या प्राचीनकालीन महत्व है। चूँकि लोथल जो है ये आपका हड़प्पा कालीन एक स्थल है। ये हड़प्पा कालीन नगरी सभ्यता को देखें तो उस समय का यह एक पत्तन नगर था जहाँ से जहाज आया जाया करते थे, या एक तरीके से व्यापार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल था। तो लोथल, तो ध्यान रखिएगा ये हड़प्पा कालीन स्थल रहा है। यहाँ से जो है काफ़ी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हड़प्पा काल के, जैसे मनके बनाने के कारखाने यहाँ मिले हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ किले के बारे में। ये क्यों चर्चा में है, छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में समारोहों का आयोजन शुरू हुआ है। इस वजह से रायगढ़ किला जो है वो चर्चा में था। अब यदि हम लोग रायगढ़ किले के बारे में बात करें थोड़ा सा, तो देखिए रायगढ़ किले में यहाँ पर जो महाराजा छत्रपति शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कब हुआ था, 1674 में। कब, 1674 में हुआ था। और इनका राज्याभिषेक जो है, देखिए इनका राज्याभिषेक कई सारे ब्राह्मणों ने कराने से मना कर दिया था। तब काशी के ब्राह्मण पंडित गंगा भट्ट जी को बुलाया गया, उन्होंने इनका राज्याभिषेक कराया था। अब यदि इनके जन्म की बात करें, जब हमने इनके राज्याभिषेक की बात की तो जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है फरवरी 1630 में। कब, फरवरी 1630 में शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। कई बार प्रश्न पूछा जाता है किस दुर्ग में इनका जन्म हुआ था, तो शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। और इन्होंने
राज्याभिषेक इसका इनका किस किले में हुआ था? तो रायगढ़ के किले में इनका राज्याभिषेक हुआ था 1674 में, और इनकी मृत्यु जो होती है वो 1680 में। तो तीनों डेट आप याद रखिएगा, जन्म 1630 में, राज्याभिषेक 1674 में, और मृत्यु 1680 में हो जाती है। आगे बात करते हैं केरल के कोच्चिन बंदरगाह के बारे में। केरल के कोच्चिन बंदरगाह के बारे में तो देखिए, केंद्र सरकार ने कोच्चिन बंदरगाह के नवीनीकरण का काम शुरू किया है, इस वजह से ये चर्चा में था। अब हम लोग थोड़ा सा कोच्चिन बंदरगाह के बारे में बात करें तो यह केरल के मालाबार तट पर पच्छ जल क्षेत्र मतलब लैगून के पीछे में जो जल क्षेत्र होता है उसमें स्थित भारत के प्राचीनतम बंदरगाहों में से एक है, जहां से सर्वाधिक गरम मसाले, काजू, नारियल इससे बनी वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये एक प्राचीनतम बंदरगाह है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर मंदिर के बारे में। तो यहाँ पर क्या हुआ, नेपाल के प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर स्थित प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना जून 2023 में की। इस वजह से महाकालेश्वर मंदिर जो है ये चर्चा में आया। जो भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं उनमें से एक ज्योतिर्लिंग जो है यहाँ पर है। आगे बात करते हैं असम के कामाख्या मंदिर के बारे में। तो देखिए, असम के कामाख्या मंदिर को यदि देखें तो ये यहाँ पर ये असम के गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ियों के ऊपर स्थित कामाख्या मंदिर में अम्बुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। कई बार पूछा जाता है कि अम्बुबाची मेला का संबंध किस मंदिर से है, कामाख्या मंदिर से कहाँ पर होता है? असम में होता है ये इस मेले का आयोजन। ठीक है, और कामाख्या मंदिर कहाँ है? तो असम के गुवाहाटी में। इतनी चीज़ याद रखिएगा, और नीलांचल पहाड़ियों पर। ठीक, आगे बात करते हैं उड़ीसा के सुंदरगढ़ वन प्रभाग के बारे में। देखिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने सुंदरगढ़ प्राकृतिक मेहराब को भू विरासत स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सुंदरगढ़ वन प्रभाग कहाँ पे है? उड़ीसा में है। यह उड़ीसा के सुंदरगढ़ वन प्रभाग की कनिका रेंज में अवस्थित है। ये जो सुंदरगढ़ प्राकृतिक मेहराब है जिसे भू विरासत स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। अब बात करते हैं उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर की। तो देखिए, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का आयोजन जून 2023 में हुआ है, इस वजह से ये चर्चा में था। तो जगन्नाथ मंदिर के बारे में बात करें, जो जगन्नाथ का मंदिर है ये नागर शैली में निर्मित जो है एक काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। इसका निर्माण गंग वंश के शासक कह सकते हैं कि इसके शासक का जो नाम है वो राजा अनंत वर्मन चोंड गंगदेव। ठीक है, मगध के शासक थे राजा अनंत वर्मन चोंड गंगदेव, इन्होंने इसका निर्माण कराया था। अब बात कर लेते हैं तेलंगाना के गोलकोंडा या गोलकुंडा का किला, दोनों कहते हैं, गोलकोंडा भी कहते हैं, गोलकुंडा भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने गोलकोंडा किले पर तेलंगाना के स्थापना दिवस का आयोजन किया। देखिए, 2014 में जो है आंध्र प्रदेश को बांट करके दो भाग में बांटा गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तो 2014 में तेलंगाना का निर्माण किया गया था राज्य के रूप में। अब थोड़ा सा गोलकोंडा किले के बारे में बात करें तो इसका निर्माण जो है काकतीय राजाओं ने 13वीं शताब्दी ईस्वी में करवाया था, 13वीं शताब्दी ईस्वी में। और बाद में कुतुब शाही राजाओं ने 1525 के आसपास इसका पुनर्निर्माण कराया। तो इससे दो कह सकते हैं राजवंश संबंधित हैं, एक तो कुतुब शाही राजा और पहले काकतीय। तो इसका निर्माण जो है सर्वप्रथम काकतीय राजाओं ने कराया और बाद में इसका पुनर्निर्माण कुतुब शाही राजाओं ने 16वीं शताब्दी में कराया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के ओरवा कल्लू गांव के बारे में। तो देखिए, ओरवा कल्लू गांव में अब मध्य पाषाण युग की एक चित्रकारी की खोज की गई है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि ओरवा कल्लू गांव किस प्रदेश से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला है तमिलनाडु के थिरुवद्दुथुराई मठ के बारे में। तो ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि थिरुवद्दुथुराई मठ के अधिनम, इसे अधिनम कहते हैं मठ जो होता है, इसके जो पुजारी थे, जो मुख्य पुजारी रहे, इन्होंने जब संसद का उद्घाटन हुआ, नए संसद का, तो यहाँ से संगोल जिसे न्याय का प्रतीक माना जाता है, प्राचीन काल में जो राजा होते थे उनके कह सकते हैं कि राजमहल में उनके सिंहासन के पास ये संगोल हुआ करता था। ये मुख्यतः माना जाता है कि जो चोल शासक रहे हैं उनसे संबंधित रहा है ये। तो ये न्याय के प्रतीक के रूप में या न्याय दंड के रूप में इसे समझा जा सकता है। तो इसको जो है, इस प्रतीक को नई संसद भवन में स्थापित किया गया है।
तो ये जो पुजारी थे इन्होंने जो है वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी को इसको सौंपा और उन्होंने वहाँ पे स्थापित कराया। तो इस वजह से ये चर्चा में था। अब थोड़ा सा इनको, ये जितने भी राज्यों के बारे में हमने बात की, इसको एक एक करके हम थोड़ा सा मैप में देख लें। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश को हम देख चुके हैं। दिल्ली को यदि देखें तो यहाँ आप मैप में दिल्ली को देख सकते हैं। दिल्ली एक आपका संसदीय प्रदेश यहाँ छोटा सा आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि आप गुजरात की बात करें, गुजरात को आप यहाँ पे देखेंगे तो एक चीज़ याद रखिए, गुजरात से आपकी कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है वो गुजरात से गुजरती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, उसमें से एक गुजरात भी है। तो गुजरात की सीमा राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से, 3 राज्यों से लगती है, ठीक है। 3 राज्यों से लगती है। इधर कच्छ की खाड़ी है, इधर खंबात की खाड़ी है। अब अगला जो है आपका, एक सेकेंड, गुजरात हो गया। महाराष्ट्र और केरल को देख लेते हैं। महाराष्ट्र और केरल को यहाँ पर देखिए। महाराष्ट्र को पहले देखते हैं, एक सेकेंड, पहले से साफ कर देते हैं। फिर यह है आपका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की सीमा आप देखें, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, कर्नाटक से और गोवा से, इनसे लगती है। महाराष्ट्र की सीमा पहले आंध्र प्रदेश से लगती थी, अब आंध्र प्रदेश से नहीं लगती है। अब हम लोग थोड़ा सा केरल की बात कर लेते हैं। तो केरल, एक सेकेंड, केरल को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको केरल दिखाई पड़ेगा। इधर आपका देखिए, जो पश्चिम साइड में जो तट है ये आपका मालाबार तट है, और इधर जो है तट है पूर्व साइड में, इसे कोरोमंडल तट कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखिए, कई बार परीक्षा में मालाबार तट और कोरोमंडल तट पूछा जाता है और इसमें आदमी कंफ्यूज रहता है। बंगाल की खाड़ी की तरफ जो है वो कोरोमंडल तट है, अरब सागर की तरफ जो है वो मालाबार तट है। अब यहाँ पर इसके पड़ोसी राज्यों की बात करें तो कर्नाटक और तमिलनाडु, 2 से ही इसकी सीमा साझा होती है। अब आगे चलते हैं। अगला जो है आपका मध्य प्रदेश को देख लेते हैं और असम को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले मध्य प्रदेश को देखें तो यहाँ पर आपका बीच में मध्य प्रदेश है, जिसकी सीमा जो है आपका राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, 1, 2, 3, 4, 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। और मध्य प्रदेश से होकर भी कर्क रेखा गुजरती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब असम को देख लेते हैं। असम, यहाँ पर आप मैप में असम को, एक सेकेंड, ये यहाँ पे देख सकते हैं। असम की जो सीमा है आप देखें किन किन राज्यों से लगी है। तो असम की सीमा आप देखेंगे तो इधर आपका पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, इनसे इसकी सीमा लगी हुई है। जो नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य हैं उनमें से सबके साथ सिक्किम, मतलब 8 राज्य कहा जा सकता है नॉर्थ ईस्ट में, तो सिक्किम को छोड़कर बाकी सभी से इसकी सीमा लगी हुई है असम की। और 2 देशों से इसकी सीमा लगती है, एक तरफ आपकी भूटान से और दूसरी तरफ आपकी बांग्लादेश से। इतना हो गया। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा की। यहाँ पर आप उड़ीसा को देख सकते हैं। उड़ीसा, तो इसके जो पड़ोसी राज्य हैं उसमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से इसकी सीमा नहीं लगती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तेलंगाना की। उड़ीसा हो गया, तेलंगाना की बात कर लेते हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको, एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा साफ कर देते हैं, एक सेकेंड। तो तेलंगाना को यदि आप देखें तो यहाँ पर आपका तेलंगाना है, ठीक है। तेलंगाना की सीमा महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से लगती है। जबकि आंध्र प्रदेश की सीमा यदि आप देखेंगे, आंध्र प्रदेश की, तो तेलंगाना से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से लगती है, महाराष्ट्र से अब नहीं लगती है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु को देखें तो तमिलनाडु की सीमा जो है आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला, इन तीनों से लगती है, ठीक है। और इधर का जो तट है ये आपका कोरोमंडल तट कहलाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।